नमस्कार। आज हम भारत के एक बेहद खास और खूबसूरत हिस्से की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं, जम्मू और कश्मीर। नमस्कार। हमारे पास स्रोत के तौर पर भारत की सांस्कृतिक विविधता पर आधारित एक किताब के कुछ हिस्से हैं। और आज हमारा मकसद है कि इन स्रोतों के आधार पर इस क्षेत्र के भूगोल, इसकी जो एक अनूठी पहचान है, पर्यटन की झलकियां और वहां की कलाओं की मुख्य बातें समझें। बिल्कुल, इसे भारत का ताज भी कहते हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि स्रोत इसके बारे में क्या कहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस जानकारी को परत दर परत खोलते हैं, देखते हैं स्रोत क्या बताते हैं। जरूर। तो शुरुआत भूगोल से करें। स्रोत के अनुसार ये उत्तर भारत में है और इसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो शक्तिशाली हिमालय पर्वत श्रृंखला में फैला हुआ है। और इसकी सीमाएं भी आप देखें तो काफी अहम है। दक्षिण में पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। अच्छा। जबकि उत्तर और पूर्व में चीन है। पश्चिम में पाकिस्तान, जिसे वो नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल अलग करती है। हाँ, लॉसी। हाँ, लॉसी। और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के साथ भी एक छोटी सी सीमा लगती है इसकी। ओह, तो ये जो स्थिति है यही शायद इसे भू राजनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत ये भी बताता है कि इसे मुख्य रूप से 3 अलग-अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, जम्मू, कश्मीर घाटी और लद्दाख। हाँ, ये 3 क्षेत्र। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी 2 राजधानियां भी हैं, श्रीनगर गर्मियों के लिए और जम्मू सर्दियों के लिए। हाँ, ये भी एक खास बात है। स्रोत में 2011 की जनगणना का जिक्र है, जिसके हिसाब से जनसंख्या पाकिस्तान और चीन के कब्जे वाले क्षेत्रों को छोड़कर करीब 1.25 करोड़ बताई गई है। और ये जो 3 क्षेत्र है ना, जम्मू, कश्मीर घाटी, लद्दाख, ये सिर्फ भौगोलिक विभाजन नहीं है। ये दरअसल इस जगह की गहरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधता की तरफ भी इशारा करते हैं। अच्छा। जैसा कि स्रोत में आगे बताया भी गया, मतलब ये भौगोलिक स्थिति ही इसकी पहचान का एक तरह से आधार बनती है। हाँ, ये तो है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए स्रोत में इस क्षेत्र की एक विशेष स्थिति का भी वर्णन है। वो ऐतिहासिक संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, अनुच्छेद 370 वाला जिक्र होगा शायद। हाँ, उसी के आसपास। पहले तो ये लिखा है कि ये भारत का एकमात्र राज्य था जिसका राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपना अलग आधिकारिक राज्य ध्वज भी हुआ करता था। ये एक अनोखी बात थी। फिर स्रोत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का उल्लेख करता है, जिसके तहत इसे विशेष स्वायत्तता प्राप्त थी। हाँ, तो इसका मतलब ये था, जैसा स्रोत बताता है कि कुछ विषयों को छोड़कर, जैसे रक्षा, संचार, विदेश नीति, इनको छोड़कर संसद के बाकी कानून राज्य विधानसभा की पुष्टि के बाद ही यहाँ लागू होते थे। अच्छा। स्रोत ये भी नोट करता है कि ये भारत का एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य था। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये जो जानकारी है, ये स्रोत दस्तावेज में उस वक्त की स्थिति को दर्शाती है, मतलब उस खास ऐतिहासिक समय के संदर्भ में जब अनुच्छेद 370 लागू था। निश्चित रूप से ये एक अद्वितीय संवैधानिक व्यवस्था थी, जैसा पाठ में लिखा है, और इसने ऐतिहासिक रूप से इसके शासन और पहचान को एक खास आकार दिया था। ये संदर्भ आगे की चर्चा के लिए जरूरी है, खासकर जब हम संस्कृति और पहचान की बात करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था के उन पहलुओं पर आते हैं जिनका जिक्र स्रोत में है। बताया गया है कि यहाँ की जो कृषि जलवायु परिस्थितियां हैं, वो बागवानी और फूलों की खेती, मतलब हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर, इनके लिए काफी अच्छी हैं। हाँ, पहाड़ी इलाके हैं, घाटियां हैं, तो ये स्वाभाविक है। स्रोत अखरोट के एक प्रमुख निर्यातक होने का भी उल्लेख करता है। अच्छा, अखरोट। और कृषि के साथ साथ पर्यटन, उसे आय और रोजगार का एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया बताया गया है। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं। और ये बात सीधी जुड़ती है उस प्राकृतिक सुंदरता और विविध परिदृश्यों से जिनकी हमने अभी बात की। सही। अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र जाहिर है अलग अलग आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, कहीं बागवानी, कहीं पर्यटन। हाँ, तो चलिए उन जगहों को थोड़ा और करीब से देखते हैं जिनका जिक्र स्रोत में है, जो इस पर्यटन का आधार है। बिल्कुल। शुरुआत जम्मू क्षेत्र से करते हैं। स्रोत इसे मंदिरों का शहर कहता है। मंदिरों का शहर? हाँ, कटरा के पास जो माता वैष्णो देवी श्राइन है, उसका प्रमुखता से उल्लेख है। बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है ये। लाखों लोग जाते हैं हर साल। बिल्कुल। साथ ही बाहू किले का जिक्र है। इसे जम्मू का सबसे पुराना किला बताया गया है। ये तवी नदी के किनारे है और यहाँ काली मंदिर भी है। तो जम्मू की पहचान मंदिरों और ऐतिहासिक किलों से जुड़ी दिख रही है स्रोत में। हाँ। कश्मीर घाटी के बारे में क्या कहता है स्रोत? उसे तो अक्सर धरती पर स्वर्ग कहते हैं। हाँ, और स्रोत कश्मीर घाटी की इसी छवि को और पक्का करता है। यहाँ के खूबसूरत पहाड़ी परिदृश्य, श्रीनगर में डल झील के किनारे जो मशहूर मुगल गार्डन्स हैं,
मुगल गार्डन, निशात बाग, शालीमार। हाँ, निशात बाग, शालीमार बाग, चश्मा शाही, नसीम बाग, इन सब का वर्णन है। और डल झील तो खैर है ही एक बड़ा आकर्षण। किनारों पर लंबा बुलेवार्ड, बीच में वो खूबसूरत चार चिनार द्वीप। चार चिनार, हाँ। स्रोत पहलगाम का भी उल्लेख करता है, जो अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप के रूप में जाना जाता है। अच्छा, पहलगाम। और गुलमर्ग का, जो अपने हरे भरे घास के मैदानों, गोल्फ कोर्स, स्कीइंग और खासकर अपनी ऊंची केबल कार गोंडोला। हाँ, गोंडोला वो तो बहुत मशहूर है। कितनी ऊंचाई बताइए स्रोत ने? स्रोत के अनुसार 13,400 फीट तक जाती है, सबसे ऊंची और लंबी केबल कारों में से एक। बाप रे, काफी ऊंचाई है। और सोनमर्ग, सोने का मैदान। हाँ, सोनमर्ग का भी जिक्र है। मतलब सोने का मैदान, ये सिंध घाटी के रास्ते पर पड़ता है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। स्रोत श्रीनगर के पुराने शहर में स्थित ऐतिहासिक जामिया मस्जिद का भी उल्लेख करता है। अच्छा, जामिया मस्जिद। हाँ, जिसे 14वीं सदी के अंत में सुल्तान सिकंदर शाह कश्मीरी शाहमीरी द्वारा बनवाया गया, बताया गया। काफी पुरानी है मतलब। और तीसरा क्षेत्र लद्दाख, उसके बारे में क्या? लद्दाख को स्रोत छोटा तिब्बत कहता है। छोटा तिब्बत, हाँ, ये नाम सुना है। हाँ, जो इसकी सांस्कृतिक पहचान की ओर इशारा करता है। ये अपने अद्भुत ऊंचे हिमालयी परिदृश्य, बौद्ध मठों और ट्रैकिंग के अवसरों के लिए जाना जाता है। ट्रैकिंग के लिए तो बहुत लोकप्रिय है लद्दाख। बिल्कुल। स्रोत ज़ांस्कर नदी का जिक्र करता है, जो सर्दियों में जम जाती है। और वो मशहूर चादर ट्रैक या फ्रोजन रिवर ट्रैक होता है ना, उस पे। हाँ, चादर ट्रैक सुना है, बहुत कठिन होता है। हाँ, और लामायुरू नाम की जगह का भी वर्णन है, जिसे अपनी अनोखी चंद्र जैसी भूमि के कारण लद्दाख का मूनलैंड कहा जाता है। मूनलैंड। दिलचस्प। और बाइकर्स के लिए, उनके लिए तो स्रोत इसे मक्का बताता है। हाँ, बाइकर्स तो दीवाने हैं लद्दाख के। तो ये उदाहरण वाकई दिलचस्प हैं। स्रोत के ये जो विवरण हैं, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एकदम अलग अलग भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान को उजागर करते हैं। सही। जम्मू में तीर्थ स्थल और किले, कश्मीर में मुगल प्रभाव वाले बगीचे, झीलें, प्राकृतिक सुंदरता, और लद्दाख में वो ऊंचाई, बौद्ध संस्कृति, एडवेंचर। हाँ, बिल्कुल अलग रंग है तीनों के। और ये मिश्रण ही इस क्षेत्र की एक पूरी तस्वीर बनाता है। और ये जो नाम है, धरती पर स्वर्ग, छोटा तिब्बत, ये इन जगहों के गहरे सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व को भी दिखाते हैं। बिल्कुल। तो इस भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद अब स्रोत हमें इस क्षेत्र की सांस्कृतिक आत्मा की ओर ले जाता है। और शुरुआत होती है भाषाओं की विविधता से। भाषाएं? हाँ, ये तो होंगी ये विविध। स्रोत के अनुसार उर्दू यहाँ की आधिकारिक भाषा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कई भाषाएं बोली जाती हैं। अच्छा, कौन कौन सी प्रमुख भाषाएं हैं जिनका जिक्र है? कश्मीरी, जिसे कोशुर भी कहते हैं, वो एक प्रमुख स्थानीय भाषा है। इंडो आर्यन समूह की है और भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में भी शामिल है। कोशुर। ये मुख्य रूप से कश्मीर घाटी और चिनाब घाटी के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। लद्दाख में जाहिर है लद्दाखी भाषा है। और जम्मू में? जम्मू क्षेत्र में डोगरी प्रमुख भाषा है। स्रोत ये भी बताता है कि हिंदी का इस्तेमाल मुख्य रूप से कश्मीरी पंडितों और गुज्जर समुदाय द्वारा किया जाता है। अच्छा। इनके अलावा पंजाबी, बाल्ती, गोजरी, शिना, पश्तो ऐसी और भी भाषाएं यहाँ मौजूद हैं। बाप रे, भाषाओं की ये विविधता तो सीधे तौर पर इस क्षेत्र की बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक प्रकृति को दर्शाती है, जिसका हमने पहले जिक्र किया था। सही बात है। हर भाषा अपने साथ एक खास इतिहास, एक खास सांस्कृतिक पहचान लेकर चलती है। और उर्दू का आधिकारिक दर्जा वो शायद ऐतिहासिक और प्रशासनिक वजहों से जुड़ा होगा। हाँ, हो सकता है। अच्छा, संस्कृति और लोगों के बारे में स्रोत इस बात पर जोर देता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की संस्कृति बहुआयामी है, बहुधार्मिक है, बहुजातीय है। और तीनों क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट पहचान है। कश्मीरी संस्कृति को स्रोत कैसे परिभाषित करता है? वो कहता है धार्मिक मूल्य, भाषा, साहित्य। साहित्य में किसी का नाम लिया है? हाँ, महजूर और अब्दुल अहद आजाद जैसे कवियों का नाम लिया गया है। फिर भोजन और आपसी सम्मान जैसे पारंपरिक मूल्य, इनसे कश्मीरी संस्कृति परिभाषित होती है। ठीक है। और जम्मू व लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान के बारे में स्रोत क्या कहता है? लद्दाख की संस्कृति को अद्वितीय इंडो तिब्बती बताया गया है। बौद्ध जीवन शैली प्रमुख है और संस्कृत व तिब्बती भाषा में मंत्रोच्चारण आम है वहाँ। इंडो तिब्बती। वहीं जम्मू की डोगरा संस्कृति में पड़ोसी पंजाब और हिमाचल प्रदेश की संस्कृतियों की झलक मिलती है। अच्छा, पड़ोस का असर।
हाँ, स्रोत ये भी बताता है कि डोगरा समुदाय के बाद गुज्जर जम्मू में दूसरा सबसे बड़ा जाति समूह है और वो अपनी अर्ध खानाबदोश जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। गुज्जर समुदाय। हाँ, तो यहाँ भी वही बात है, विविधता में एकता का विचार तो है, लेकिन साथ ही क्षेत्रों की अपनी खासियतें भी एकदम साफ दिखती हैं। बिल्कुल। स्रोत में जो अलग अलग प्रभाव बताए हैं, इंडो तिब्बती, मैदानी इलाकों का असर और एक अलग कश्मीरी पहचान, ये सब मिलकर इस क्षेत्र की जटिल सांस्कृतिक बुनावट बनाते हैं। सही कहा आपने। अच्छा, पहनावे पर आते हैं। स्रोत कश्मीरी पोशाक फेरन का खासतौर पर जिक्र करता है। फेरन? हाँ, वो लंबा सा गाउन जैसा होता है ना। हाँ। वही लंबा ढीला गाउन खासकर सर्दियों में पहना जाता है और अपनी खूबसूरत कढ़ाई और डिजाइन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा मखमल के गोंचा, कढ़ाई वाली कमर कोट और पारंपरिक टोपी का भी उल्लेख है। ये तो सीधे सीधे वहां की जलवायु से जुड़ा लगता है। हाँ, ठंड से बचने के लिए। हाँ, लगता तो है। जम्मू क्षेत्र के पहनावे के बारे में क्या जानकारी है स्रोत में? जम्मू के डोगरा और गुज्जर लोगों के पहनावे में स्रोत ढीले ट्यूनिक, दुपट्टे, चूड़ीदार और सलवार का जिक्र करता है। अच्छा, ये तो मैदानी इलाकों जैसा हुआ। हाँ, काफी मिलता जुलता है। तो ये फिर से वही भौगोलिक और सांस्कृतिक संबंधों को दिखाता है। फेरन जहां ठंड से बचाव और कश्मीरी पहचान का प्रतीक है, वहीं जम्मू का पहनावा पड़ोसी राज्यों के प्रभाव को दिखाता है। दिलचस्प है ये। अब बात करते हैं खान पान की। स्रोत के अनुसार ये भी क्षेत्र के हिसाब से काफी अलग है। हाँ, ये तो हो गई। एक दिलचस्प बात ये बताई गई है कि जम्मू क्षेत्र के हिंदू पारंपरिक रूप से ज्यादातर शाकाहारी होते हैं। अच्छा, ये नोट करने वाली बात है। हाँ, वहीं लद्दाख के भोजन में तिब्बती प्रभाव साफ दिखता है। थुक्पा, वो नूडल सूप। हाँ, थुक्पा। और संपा, भुने हुए जौ का आटा होता है जिसे नामपे कहते हैं। ये प्रमुख है। चावल, गेहूं, बाजरा, मांस, खासकर बकरी का, डेयरी उत्पाद और स्थानीय फल सब्जियां भी इस्तेमाल करते हैं। और कश्मीरी भोजन, उसका तो नाम ही अलग है, वाजवान। हाँ, स्रोत कश्मीरी व्यंजनों की तो एक लंबी लिस्ट देता है और उसमें मांसाहारी भोजन की प्रधानता दिखती है। कौन कौन से नाम है, कुछ याद है? यखनी है, जो दही आधारित मटन ग्रेवी है। तबक माज, तली हुई पसलियां। रोगन जोश, ये तो काफी मशहूर है। हाँ, रोगन जोश तो सुना है। गोश्तबा है, मीटबॉल करी, दम आलू, आलू की एक खास करी, और एक शबदेग का भी जिक्र है। शबदेग? ये क्या होता है? ये शलजम और मांस से बनता है और इसे रात भर धीमी आंच पर पकाया जाता है। शब का मतलब रात होता है ना। ओह, इसलिए शबदेग। वाह। और वाजवान? वाजवान को कश्मीरी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। ये एक विस्तृत, मतलब बहुत बड़ी बहुव्यंजन दावत होती है। दावत? स्रोत के अनुसार इसमें 36 तक पकवान हो सकते हैं। 36? बाप रे। हाँ, ये आमतौर पर शादियों और खास मौकों पर परोसा जाता है और कश्मीरी पहचान से गहराई से जुड़ा है। शीरमल और बाकर खानी जैसी स्थानीय ब्रेड का भी जिक्र है। कहवा का जिक्र जरूर होगा इसमें। बिल्कुल, कहवा यानी केसर, इलायची और बादाम वाली खास चाय। स्रोत इसे विश्व प्रसिद्ध बताता है। अपनी खुशबू और औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है और स्थानीय केसर का इस्तेमाल पुलाव और मिठाइयों में भी होता है। केसर तो वहाँ का खास है ही। हाँ। अच्छा, जम्मू के पारंपरिक भोजन के उदाहरण के तौर पर स्रोत मोरेल पुलाव का नाम लेता है। वो गुच्छी मशरूम होते ना। हाँ, गुच्छी, वो तो बहुत महंगी होती है। हाँ, और ओरिया है सरसों की ग्रेवी में आलू या कद्दू की सब्जी, और शशा कच्चे आम की चटनी। अच्छा। तो व्यंजनों की ये लिस्ट वाकई क्षेत्र की समृद्धि दिखाती है। कश्मीरी वाजवान का वो सांस्कृतिक महत्व, कहवा की वैश्विक पहचान, स्थानीय केसर का उपयोग, ये सब खास बातें हैं। सही। और साथ ही जम्मू में वो शाकाहारी वरीयता, जैसा स्रोत कहता है, और कश्मीर के मांसाहारी व्यंजनों के बीच का अंतर, ये भी सांस्कृतिक भिन्नता को उजागर करता है। हाँ, ये विरोधाभास दिलचस्प है। अच्छा, खान पान के बाद आते हैं मेलों और त्योहारों पर। त्योहार। स्रोत कहता है कि यहाँ सभी समुदाय मिलकर त्योहार मनाते हैं। ये अच्छी बात है। बैसाखी अप्रैल मई का उल्लेख है। नई फसल के मौसम का प्रतीक है और इसमें गिद्दा और भांगड़ा जैसे नृत्य होते हैं। पंजाब का असर दिखता है यहाँ। हाँ, नवरात्र का त्योहार जम्मू क्षेत्र में विशेष रूप से लोकप्रिय बताया गया है, खासकर माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा के संदर्भ में। और लोहड़ी, वो तो उत्तर भारत में काफी होता है। हाँ, लोहड़ी का भी जिक्र है। वसंत के स्वागत का त्योहार।
अलाव जलाते हैं, उसमें मिठाइयाँ, अनाज अर्पण करते हैं। हाँ। स्रोत छज्जा नृत्य का भी वर्णन करता है। इस मौके पर युवा लड़के रंगीन कागज और बांस से बने छज्जे लेकर नाचते हैं। छज्जा नृत्य, ये नया सुना। हाँ, और एक आधुनिक आकर्षण के तौर पर श्रीनगर के ट्यूलिप फेस्टिवल का उल्लेख है। ओ हाँ, ट्यूलिप गार्डन, वो तो बहुत सुंदर लगता है तस्वीरों में। हाँ, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बताया गया है। इसमें फूलों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्थानीय हस्तशिल्प भी शामिल होते हैं। तो ये प्रकृति और संस्कृति का मेल हो गया। बिल्कुल। और धार्मिक त्योहारों का क्या? हाँ, उनका जिक्र भी होगा। प्रमुख इस्लामी त्योहार ईद उल फितर और ईद उल अजहा का जिक्र है, जो राज्य भर में मनाए जाते हैं। इसके अलावा उर्स का भी उल्लेख है। उर्स मतलब वो सूफी संतों की दरगाहों पर होते हैं? हाँ, उनकी बरसी के मौके पर आयोजित होने वाले मेले या जमावड़े। तो यहाँ भी हमें धार्मिक और मौसमी त्योहारों का एक मिला जुला ताना बाना दिखता है। ये स्रोत में वर्णित विविध धार्मिक समुदायों के बावजूद एक साझा सांस्कृतिक कैलेंडर का संकेत देता है। और ट्यूलिप फेस्टिवल जैसे आयोजन वो प्रकृति और संस्कृति के संगम का एक समकालीन उदाहरण है। सही। अब प्रदर्शन कलाओं की बात करते हैं। संगीत में स्रोत चक्री का जिक्र करता है। चक्री? हाँ, ये एक लोकप्रिय पारंपरिक लोक गायन शैली है। समूह में गाते हैं, हारमोनियम, रबाब, सारंगी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है और अक्सर कहानियां सुनाई जाती हैं इसमें। अच्छा, कहानी सुनाने वाली गायकी। हाँ, एक और दिलचस्प शैली है लदीशा। लदीशा? ये व्यंग्यात्मक गायन का एक रूप है। सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर हास्यपूर्ण टिप्पणी करते हैं इसमें। अरे वाह, सोशल सटायर जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। क्या शास्त्रीय संगीत का भी उल्लेख है? हाँ, कश्मीर का शास्त्रीय संगीत है सूफियाना कलाम। सूफियाना कलाम? स्रोत बताता है कि इसके अपने खास राग होते हैं जिन्हें मुकाम कहते हैं। मुकाम? और इसमें संतूर, वो 100 तारों वाला वाद्य यंत्र, हाँ, संतूर, कश्मीरी साज और सितार जैसे वाद्य यंत्र इस्तेमाल होते हैं। अच्छा। थिएटर के क्षेत्र में स्रोत बंद पाथेर का वर्णन करता है। बंद पाथेर? हाँ। ये कश्मीर का पारंपरिक लोक रंगमंच है। हाँ, इसमें कलाकार जिन्हें भांड कहा जाता है। भांड? हाँ, भांड। वो विशेष वेशभूषा में अभिनय, नृत्य और संगीत के माध्यम से हास्य और व्यंग प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें भी हास्य और व्यंग्य है? हाँ, और नृत्य शैलियाँ? नृत्यों में रौफ नृत्य को प्रसिद्ध बताया गया है। रौफ, हाँ, ये नाम सुना है। यह आमतौर पर महिलाओं द्वारा वसंत ऋतु, ईद या शादियों जैसे मौकों पर पारंपरिक पोशाक में किया जाने वाला समूह नृत्य है। अच्छा, महिलाओं का नृत्य ये? हाँ, और लद्दाख क्षेत्र से जबरो नृत्य का जिक्र है। जबरो? ये चांगथांग इलाके के खानाबदोश लोगों का सामुदायिक नृत्य है। पुरुष और महिलाएं त्योहारों पर करते हैं, खासकर लोसर जो तिब्बती नववर्ष है। इसमें डेनियन नाम का एक गिटार जैसा वाद्ययंत्र और बांसुरी का प्रयोग होता है। डेमियन? तो यहाँ भी कलाओं की काफी विविधता दिख रही है। हाँ बिल्कुल, शास्त्रीय संगीत, सूफियाना कलाम, लोक संगीत चक्री, लोक नृत्य रौफ, जबरो, लोक थिएटर बंद पाथेर और यहाँ तक कि सामाजिक टिप्पणी वाला गायन लदीशा। और विशिष्ट वाद्य यंत्रों का जिक्र भी है, संतूर, डिमियन। इन कलाओं का जुड़ाव खास मौकों से है, समुदायों से है, सामाजिक अभिव्यक्ति से है, जैसा कि स्रोत बताता है। सही कहा। अंत में दृश्य कला और शिल्प पर आते हैं। हाँ, शिल्प तो बहुत मशहूर हैं कश्मीर के। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि यह क्षेत्र अपनी समृद्ध कलात्मक विरासत और शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध बसोहली कलम पेंटिंग। बसोहली पेंटिंग? हाँ, वो मिनिएचर पेंटिंग होती है ना, बहुत सुंदर। हाँ, अपनी खास शैली और चमकीले रंगों के लिए जानी जाती हैं। इसी क्षेत्र की देन है और दुनिया भर के संग्रहालयों में है। मंदिरों पर देवी देवताओं की मूर्तियां और नक्काशी भी लोक कला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और कश्मीरी हस्तशिल्प, कालीन, शॉल? हाँ, स्रोत कश्मीर की कारीगरी का विस्तार से वर्णन करता है। हाथ से बुने रेशम और ऊन के कालीन, जिन पर अक्सर जटिल फूलों की डिजाइन होते हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं ये। नमदास और गब्बास का जिक्र है। ये ऊन या कपास के रेशों से बने फर्श पर बिछाने के गलीचे होते हैं। अच्छा, नमदा और गब्बा। हाँ। और शॉल, वो तो सबसे प्रसिद्ध हैं शायद। हाँ, कश्मीरी शॉल अपनी बेमिसाल गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। स्रोत बताता है कि ये बेहतरीन कश्मीरी ऊन, मुलायम पश्मीना या फिर शाहतोश से बनाए जाते हैं। शाहतोश?
वो तो बहुत दुर्लभ और महंगा होता है ना, चिरू हिरण से बनता है शायद। हाँ वही, स्रोत में लिखा है कि ये चिरू मृग के बालों से बनता है और बहुत महंगा होता है। अखरोट की लकड़ी पर की गई बारीक नक्काशी का काम वो भी बहुत मशहूर है। हाँ, वॉलनट वुड कार्विंग। और रंगीन पेपर मैशी, जिसमें कागज की लुगदी से वस्तुएं बनाकर उन पर बहुत महीन चित्रकारी की जाती है, ये भी यहाँ के प्रमुख शिल्प हैं। पेपर मैशी भी बहुत खूबसूरत होता है। हाँ। स्रोत आखिर में कश्मीरी संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को एक साथ लिस्ट भी करता है। वानवुन, शायद लोकगीत, रौफ नृत्य, कालीन और शॉल बुनाई, लकड़ी की नक्काशी, पेपर मैशी और सूफियाना संगीत। ये वाकई प्रभावशाली है। कश्मीरी शिल्पों की जो वैश्विक प्रतिष्ठा है, खासकर कालीनों और शॉलों की, वो स्रोत से साफ पता चलती है। पश्मीना, शातोश, अखरोट की लकड़ी जैसी खास सामग्री और हाथ की बुनाई, नक्काशी, पेपर मशी जैसी तकनीकें, ये सब इस क्षेत्र की कलात्मक उत्कृष्टता को दर्शाती हैं। सही। और बसोली पेंटिंग जैसी शास्त्रीय कला का उल्लेख इसे और व्यापक बनाता है। बिल्कुल। इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में स्रोत कुछ समकालीन विकासों का भी जिक्र करता है। अच्छा। जैसे कि संस्कृति और पर्यटन विभाग की भूमिका बताई गई है। योजना बनाना, प्रचार करना, विरासत स्थलों का संरक्षण करना, अभिलेखागार और पुस्तकालयों का प्रबंधन और डिजिटलीकरण और अनुसंधान, ये सब काम। ये तो जरूरी काम है। स्रोत ये भी नोट करता है कि 2015 में संस्कृति विभाग को पर्यटन से अलग कर दिया गया था। शायद इसे और केंद्रित रूप से काम करने में मदद करने के लिए। हाँ, ये हो सकता है, फोकस बढ़ाने के लिए। हाँ, और 2016 में हुई जम्मू और कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकेडमी JKACL की एक बैठक का जिक्र है। अच्छा, JKACL। उसमें राज्य के विभिन्न हिस्सों में नए क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा हुई थी और राज्य की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, मतलब जैसे लोक कथाएं, संगीत, पारंपरिक ज्ञान, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, हाँ, उसके दस्तावेजीकरण के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया गया था। ये दिलचस्प है। इसे स्रोत में वर्णित एक प्रशासनिक प्रयास के रूप में देखा जा सकता है, जिसका उद्देश्य उसी समृद्ध और विविध संस्कृति को संरक्षित और बढ़ावा देना है जिसकी हमने अभी इतनी बात की। अमूर्त विरासत का दस्तावेजीकरण हमेशा एक चुनौती होती है वैसे। हाँ, ये तो है। तो इस सारी जानकारी को समेटते हुए हमने देखा कि स्रोत जम्मू और कश्मीर को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत करता है जहां भौगोलिक विविधता सीधे तौर पर सांस्कृतिक विविधता में झलकती है। बिल्कुल। स्रोत में वर्णित इसकी एक विशेष ऐतिहासिक स्थिति रही है। जम्मू, कश्मीर और लद्दाख की अपनी अलग-अलग फिर भी आपस में जुड़ी हुई पहचान है। और यहाँ कला, शिल्प, संगीत, नृत्य और खान-पान की एक बेहद समृद्ध परंपरा मौजूद है। तो इस सब का क्या मतलब है? So what does this all mean? ये स्रोत हमें इस जटिल और खूबसूरत क्षेत्र की संस्कृति और जीवन की एक आकर्षक झलक देता है, हालांकि एक विशेष दृष्टिकोण से प्रस्तुत। हाँ, और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। स्रोत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के दस्तावेजीकरण के प्रयासों का उल्लेख करता है। तो ये सोचना दिलचस्प है कि इतने विशिष्ट और विविध क्षेत्रीय पहचान वाले क्षेत्र में, जैसा कि स्रोत में वर्णित है, ये जो आधुनिक दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया है, वो कैसे परंपरा की सूक्ष्म बारीकियों और उसकी जीवंतता को मतलब बिना मानकीकृत किए सहेज सकती है। हाँ, ये संरक्षण और मानकीकरण के बीच का एक क्लासिक तनाव है। कैसे आप चीजों को बचाएं भी और उनकी असलियत को खोने भी ना दे। वाकई ये गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। इसी विचार के साथ आज की इस गहन पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल।